इस गहन चर्चा में प्रवेश करते हैं। हमने हाल ही में कुछ बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक दस्तावेजों, हालिया शोध और यहाँ तक कि जो हमारे एनसीईआरटी के इतिहास के नोट्स हैं, उनकी गहराइयों को खंगाला है। बिल्कुल। और आज का जो विषय है वो मध्यकालीन यूरोप का 3 वर्ग या जिसे 3 ऑर्डर सिद्धांत कहते हैं, उस पर केंद्रित है। हाँ, और हमारा जो एक तरह से मिशन है आज की इस चर्चा का, वो ये समझना है कि कैसे भूमि, धर्म और यहाँ तक कि मौसम के मिजाज ने भी सदियों तक मानव समाज के पूरे ढांचे को तय किया था। सही कहा। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि सामंतवाद आखिर था क्या, कैसे एक साधारण किसान, एक शक्तिशाली योद्धा और एक पादरी ने मिलकर यूरोपीय इतिहास की पूरी नींव रखी। आज की आधुनिक दुनिया में जहां हम तकनीक, समानता और स्वतंत्रता की इतनी बातें करते हैं, वहीं एक ऐसे समय की कल्पना करना सच में अजीब लगता है जहां जन्म लेते ही ये तय हो जाता था कि कोई व्यक्ति जीवन भर किस वर्ग में रहेगा। ये तो है। और जरा सोच कर देखिए, क्या होगा अगर मौसम का सिर्फ एक छोटा सा बदलाव किसी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को ही नष्ट कर दे। बिल्कुल। आज की इस कहानी में शूरवीरों की गाथाएं हैं, भयंकर महामारियों का खौफ है और सत्ता के खिलाफ उठने वाले बड़े विद्रोहों की गूंज भी है। चलिए इसे समझते हैं। इस कालखंड को समझना वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिमी यूरोप एक बहुत ही गहरे राजनीतिक और सामाजिक शून्य से गुजर रहा था। कोई मजबूत केंद्रीय सत्ता बची ही नहीं थी उस वक्त। हाँ, कोई सत्ता नहीं थी। ऐसे में समाज खुद को जीवित रखने के लिए, अपनी सुरक्षा और उत्पादन के लिए नए तरीके खोजता है। 9वीं से 16वीं शताब्दी के बीच जो व्यवस्था पनपी, उसने उस दौर को तो आकार दिया ही, बल्कि आज के आधुनिक समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि हमारे शहरों की नींव भी उसी उथल-पुथल के बीच रखी गई। इतिहास में ये जो सामंतवाद या फ्यूडलिज्म शब्द है, ये इतना आम है कि अक्सर हम इसके असली मतलब पर ध्यान ही नहीं देते। दस्तावेजों को देखें तो ये शब्द जर्मन भाषा के फ्यूड से निकला है, जिसका सीधा सा अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ये पूरी व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ कृषि उत्पादन, भूमि के मालिक जिन्हें लॉर्ड कहा जाता था, और खेतों में काम करने वाले कृषकों के बीच के संबंधों पर ही आधारित थी। ये सच है। और इस पूरे तंत्र को समझने का जो हमारा नजरिया है, वो भी समय के साथ काफी बदला है। जैसे फ्रांसीसी विद्वान मार्क ब्लॉक, वो पहले इतिहासकार थे जिन्होंने सामंतवाद पर सबसे प्रामाणिक काम किया। उन्होंने पूरी नई दिशा दी थी इस अध्ययन को। हाँ, क्योंकि उनसे पहले इतिहासकार सिर्फ राजाओं की लड़ाइयों और संधियों के बारे में ही लिखते थे। लेकिन ब्लॉक ने भूगोल के महत्व पर बहुत जोर दिया। भूगोल के महत्व पर। बिल्कुल। उन्होंने स्पष्ट किया कि सामंतवाद केवल एक राजनीतिक ढांचा नहीं था, यह लोगों के रोजमर्रा के जीवन, उनके व्यवहार और उनके पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का एक पूरा तंत्र था। यह व्यवस्था पूरी तरह इस बात पर टिकी थी कि जमीन कैसी है और उस पर कौन कितनी मेहनत कर रहा है। और इसी व्यवस्था ने फ्रांसीसी समाज को मुख्य रूप से 3 बहुत ही कठोर वर्गों में बांट दिया था। अगर पहले वर्ग की बात करें तो वो था पादरी, यानी क्लर्जी वर्ग। कैथोलिक चर्च की शक्ति उस समय सच में असीम थी। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप होते थे, जो रोम में बैठते थे। और हैरानी की बात यह है कि कैथोलिक चर्च सिर्फ एक धार्मिक संस्था नहीं था, उसके अपने स्वयं के नियम और कानून थे। राजाओं द्वारा चर्च को बड़ी बड़ी भूमियां दान में दी गई थीं। यही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वे किसानों से टीथ नाम का एक सीधा कर वसूलते थे। यह टीथ किसान की कुल उपज का 10वां हिस्सा होता था। और इसी पहले वर्ग में भिक्षु यानी मॉन्क्स भी आते थे। हालांकि उनकी जीवन शैली पादरियों के व्यवहार से काफी अलग होती थी। वे आम आबादी से दूर एकांत मठों में रहते थे और बेहद सख्त नियमों का पालन करते थे। अगर हम पहले वर्ग की भूमिका को गहराई से देखें तो वो एक तरह से समानांतर सरकार चला रहे थे। आध्यात्मिक सत्ता तो थी ही, साथ ही अपार आर्थिक और राजनैतिक शक्ति भी उन्हीं के पास थी। मतलब समाज पर वैचारिक नियंत्रण पूरी तरह से इसी पहले वर्ग के हाथों में था। बिल्कुल। भिक्षुओं का जीवन भले ही साधारण था, लेकिन वे भी उसी धार्मिक व्यवस्था का एक अहम हिस्सा थे जो लोगों की सोच और उनकी दिनचर्या को निर्देशित करती थी। ये जो शक्ति संतुलन है, ये तब और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम दूसरे वर्ग यानी अभिजात वर्ग या नोबिलिटी की बात करते हैं। ये वर्ग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इन लॉर्ड्स के पास अपनी संपत्ति और जमीन पर स्थायी नियंत्रण होता था। ये सिर्फ जमीन के मालिक नहीं थे, इनकी अपनी सेना थी। ये अपना स्वयं का न्यायालय चला सकते थे
और ये तथ्य मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा कि उन्हें अपनी खुद की मुद्रा छापने तक का अधिकार था। यहीं पर सत्ता की असल तस्वीर साफ हो जाती है। तकनीकी रूप से देखें तो राजा सबसे ऊपर था, लेकिन जमीनी हकीकत में ये लॉर्ड्स अपने अपने इलाकों के निर्विवाद शासक थे। राजा भी अपनी सैन्य सुरक्षा के लिए इन्हीं लॉर्ड्स पर निर्भर करता था। सही कहा। जब राज्य की शक्ति इस तरह विकेंद्रित हो जाती है तो हर लॉर्ड का अपना एक छोटा सा संप्रभु साम्राज्य बन जाता है। और इस पूरे पिरामिड का जो सबसे निचला हिस्सा था, जिस पर इस पूरी विशाल व्यवस्था का बोझ टिका था, वो था तीसरा वर्ग, कृषक। इसमें भी दो तरह के लोग शामिल थे, एक स्वतंत्र किसान और दूसरे कृषिदास, जिन्हें सर्व कहा जाता था। ये जो कृषिदास थे, ये पूरी तरह से लॉर्ड की भूमि से बंधे होते थे और राजा इन किसानों पर टैली नाम का एक प्रत्यक्ष कर लगाता था। और सोचने वाली बात यह है कि पादरी और अभिजात वर्ग इस कर से पूरी तरह मुक्त थे। अर्थव्यवस्था का सारा बोझ बस इसी तीसरे वर्ग के कंधों पर था। इसे अगर हम आज के आधुनिक अर्थशास्त्र के नजरिए से समझने की कोशिश करें तो ये श्रम अधिशेष का सबसे क्रूर रूप था। बिल्कुल, ये आज के दौर में एक तरह से 100% टैक्स ब्रैकेट में होने जैसा था, जहां आपकी सारी मेहनत का फल सीधे किसी और के खजाने में जा रहा है। किसानों को सप्ताह के कई दिन लॉर्ड की जमीन पर काम करना पड़ता था, और वो भी बिना किसी वेतन के। इसी मुफ्त श्रम को श्रम अधिशेष कहा जाता था। समाज के पहले और दूसरे वर्ग के पास जो भी भव्यता थी, वो बड़ी चर्च की इमारतें, किले, विलासिता, वो सब इसी तीसरे वर्ग के अनवरत शोषण पर टिकी थीं। किसानों के इस भयानक शोषण को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था तुरंत ढह जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि इस ढांचे को बनाए रखने के लिए एक नई ताकत आ चुकी थी, और वो थे नाइट्स। हाँ, 9वीं सदी के यूरोप में लगातार स्थानीय युद्ध हो रहे थे, जिसके कारण कुशल अश्वसेना यानी घुड़सवार सैनिकों की बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस होने लगी थी। और इसी जरूरत ने नाइट्स वर्ग को जन्म दिया। लॉर्ड्स द्वारा इन नाइट्स को भूमि का एक टुकड़ा दिया जाता था, जिसे फीफ कहा जाता था, और बदले में ये नाइट्स सैन्य सुरक्षा का वचन देते थे। नाइट्स का उदय केवल युद्ध के तरीके में बदलाव नहीं था, ये सामंती ढांचे का एक तार्किक विस्तार ही था। हाँ, राजा ने लॉर्ड को जमीन दी, लॉर्ड ने उस जमीन का एक हिस्सा नाइट को दे दिया। अब नाइट के पास भी अपनी जमीन थी, जिस पर वही शोषित किसान काम कर रहे थे। बिल्कुल, निर्भरता और वफादारी की ये जो श्रृंखला थी, यही समाज को एक धागे में बांधे रखती थी, जहां सैन्य शक्ति ही सर्वोच्च कानून था। लेकिन 11वीं सदी तक आते आते एक ऐसा बड़ा बदलाव आया जिसने हथियारों से नहीं बल्कि औजारों से दुनिया बदल दी। ऐतिहासिक स्रोत स्पष्ट करते हैं कि कृषि में एक बड़ी तकनीकी क्रांति हुई थी। लकड़ी के हल्के हलों की जगह लोहे के भारी फालों का प्रयोग होने लगा था। इसके साथ ही पशुओं के गले की बजाय उनके कंधों पर जुआ रखा जाने लगा। घोड़ों के खुरों में लोहे की नाल का इस्तेमाल शुरू हुआ और वायु तथा जल शक्ति का उपयोग भी बढ़ा। लेकिन सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम जो था, वो था 2 खेतों वाली व्यवस्था से 3 खेतों वाली फसल व्यवस्था की ओर जाना। ये तकनीकी प्रगति मानव इतिहास के सबसे अनदेखे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक मानी जा सकती है। हाँ, क्योंकि उत्तरी यूरोप की मिट्टी बहुत भारी और चिपचिपी थी, जिससे पुराने हलों से गहराई तक जोतना करीब करीब असंभव था। लोहे के भारी फालों से गहरी जुताई संभव हो पाई, जिससे जमीन की असली उर्वरता बाहर आई। और पशुओं के गले के बजाय कंधों पर जुआ रखने का फायदा ये हुआ कि अब जानवर अपना दम घोटे बिना अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन 3 खेतों वाली व्यवस्था ने तो जैसे कृषि का पूरा गणित ही बदल कर रख दिया। बिल्कुल, पहले किसान अपनी आधी जमीन खाली छोड़ते थे ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, लेकिन इस नई व्यवस्था में जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया। एक में सर्दियों की फसल, दूसरे में वसंत की फसल, और सिर्फ तीसरा हिस्सा खाली छोड़ा जाता था। पैदावार में अचानक बहुत भारी उछाल आया, और इस उछाल का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य और उनकी जीवन प्रत्याशा पर पड़ा। भोजन की कमी दूर हुई, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। जब अनाज स्थानीय जरूरत से ज्यादा होने लगा तो जाहिर है उसे बेचने के लिए बाजार बनने लगे। तो इस सब का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कृषि विस्तार और जनसंख्या वृद्धि ने व्यापार को जन्म दिया, और व्यापार ने नए नगरों को। और इसी से एक चौथे वर्ग का उदय हुआ, जिसे हम नगरवासी कह सकते हैं। नगरों ने एक नई तरह की स्वतंत्रता दी लोगों को। लोग अब वैतनिक कार्य करने लगे थे और लॉर्ड के नियंत्रण से उन्हें मुक्ति मिलने लगी थी। नगरों का ये उदय सामंतवाद की जड़ें काटने वाला पहला बड़ा कदम साबित हुआ।
उस दौर में एक कहावत बहुत मशहूर थी कि शहर की हवा व्यक्ति को स्वतंत्र बनाती है। अगर एक कृषिदास भागकर शहर चला जाता था और 1 साल और 1 दिन तक पकड़ा नहीं जाता था, तो वो स्वतंत्र मान लिया जाता था। शहर में रुतबा जमीन से नहीं, पैसे और व्यापार से तय होने लगा था। नए नगरों और एक नए मध्य वर्ग के पनपने से वो पुरानी जमींदारी व्यवस्था ढीली पड़ने लगी। प्रगति का ये पहिया बहुत तेजी से घूम रहा था, लेकिन 14वीं सदी की शुरुआत में यूरोप पर एक ऐसा महासंकट आया जिसने सब कुछ तबाह करना शुरू कर दिया। आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। और इसका कारण कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, बल्कि मौसम था। उत्तरी यूरोप में अचानक तेज ग्रीष्म ऋतु की जगह तेज ठंडी ऋतु ने ले ली। इसे अक्सर लघु हिमयुग या लिटिल आइस एज की शुरुआत कहा जाता है। सर्दियां लंबी हो गईं, ऊंची भूमि पर फसल उगाना बहुत कठिन हो गया और पैदावार अचानक गिर गई। मौसम के इस बदलाव के प्रभाव को आज के दौर के सप्लाई चेन टूटने से जोड़कर देखा जा सकता है। जब आपकी पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ कृषि पर टिकी हो और मौसम ही धोखा दे दे, तो पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। इसके ठीक बाद एक और भारी आर्थिक संकट आया। ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों में उत्पादन कम हो गया। धातु की कमी का मतलब था कि नई मुद्रा की छपाई रुक गई, व्यापार बुरी तरह चरमरा गया। और ये संकट तो सिर्फ एक ट्रेलर भर था, असली तबाही आनी अभी बाकी थी। स्रोतों के अनुसार 1347 और 1350 के बीच पश्चिमी यूरोप में भयंकर महामारी फैली, जिसे इतिहास ब्लैक डेथ के नाम से जानता है। इसके आंकड़े सच में सिहरन पैदा करने वाले हैं। कई जगहों पर 20% और कुछ क्षेत्रों में तो आबादी का 90% हिस्सा खत्म हो गया था। इसके साथ ही 1315 से 1317 के बीच भयंकर अकाल भी पड़े थे। पूरा का पूरा यूरोप मौत और भुखमरी के साये में जी रहा था। ये कल्पना करना भी डरावना है कि जब गांव के गांव खाली हो रहे होंगे तो जीवित बचे लोगों की मानसिकता क्या रही होगी। लेकिन इस विनाश ने एक तरह से कनेक्टिंग द डॉट्स का काम किया और एक नए सामाजिक ढांचे का रास्ता तैयार कर दिया। जब जनसंख्या इतनी तेजी से घटी, तो खेतों में काम करने वाले मजदूरों की भारी कमी हो गई। अब जो किसान और मजदूर बच गए थे, उनकी अहमियत अचानक बहुत बढ़ गई। उन्होंने पुराने सामंती नियमों, कम मजदूरी या मुफ्त में काम करने से साफ इनकार कर दिया। महामारी ने सदियों पुराने सामंती ढांचे की आर्थिक कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी थी। सदियों से दबाए गए उस तीसरे वर्ग का गुस्सा अब फूटने लगा था। 14वीं सदी में किसानों ने बड़े पैमाने पर और बेहद हिंसक विद्रोह किए। अगर ऐतिहासिक विद्रोहों के विशिष्ट वर्षों की बात करें तो 1323 में फ्लैंडर्स में, 1358 में फ्रांस में और 1381 में इंग्लैंड में कृषक विद्रोह हुए। हालांकि लॉर्ड्स और राजाओं ने इन विद्रोहों को बहुत क्रूरता से कुचल दिया। जैसे इंग्लैंड में 1497, 1536, 1547 और 1553 में बार-बार विद्रोहों को दबाया गया। लेकिन एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी। पुरानी व्यवस्था अब अपने उस पुराने रूप में कभी नहीं लौट सकती थी। विद्रोह भले ही सैन्य रूप से कुचल दिए गए हों, लेकिन उन्होंने राजनीतिक पटल को हमेशा के लिए बदल दिया था। इसी उथल-पुथल से शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का यानी नेशन स्टेट्स का उदय हुआ। शासक अब सामंती पिरामिड के शिखर पर तो थे, लेकिन उन्होंने पूरी व्यवस्था ही बदल दी थी। उन्होंने महसूस किया कि लॉर्ड्स पर निर्भरता उनके लिए खतरनाक है, इसलिए उन्होंने स्थायी और पेशेवर सेना बनानी शुरू कर दी। और इस नई सेना को चलाने के लिए एक राष्ट्रीय कर प्रणाली लागू की गई। अब जो शासन था वो व्यक्तिगत वफादारी पर नहीं, बल्कि एक केंद्रीय प्रशासन पर आधारित था। और एक तरफ जहां यूरोप के भीतर ये इतने बड़े राजनीतिक बदलाव हो रहे थे, वहीं यूरोप की सीमाएं भी फैल रही थी। धर्म युद्धों यानी क्रूसेड्स के कारण यूरोपीय शासकों के एशियाई देशों के साथ संपर्क स्थापित हुए। भूमध्य सागर के क्षेत्रों से उनके व्यापारिक संबंध मजबूत होने लगे थे। 12वीं सदी तक वाणिज्य विकसित होने लगा और इटली में 14वीं सदी में पुनर्जागरण ने दस्तक दी। 15वीं सदी आते आते तो समुद्री यात्राओं और खोजों का एक नया दौर ही शुरू हो गया। 1492 में कोलंबस का भारत की खोज में निकलकर वेस्ट इंडीज पहुंचना इसी कड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इन समुद्री यात्राओं ने दुनिया को हमेशा के लिए आपस में जोड़ दिया। धर्मयुद्धों ने भले ही विनाश और नफरत फैलाई हो, लेकिन उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच ज्ञान, विज्ञान और व्यापार के दरवाजे भी खोल दिए थे। इटली का पुनर्जागरण उसी ज्ञान के आदान प्रदान और व्यापार से आई समृद्धि का ही परिणाम था। दुनिया तेजी से सिकुड़ रही थी और एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था अपना आकार ले रही थी। हमारे ऐतिहासिक स्रोतों में इस बदलते और जुड़ते हुए विश्व के कुछ बेहद रोचक उदाहरण मिलते हैं।
उदाहरण के तौर पर एक भूगोलवेत्ता और पर्यटक हुए हैं हसन अल वजान, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में पोप लियो दशम के लिए पहली बार अफ्रीका का विस्तृत इतिहास लिखा था। और एक और शानदार उदाहरण 17वीं सदी के एक अंग्रेज नाविक विल एडम्स का है। एक अंग्रेज नाविक जापान पहुंचता है और जापानी शोगुन तोकुगावा इयासु का मित्र और मुख्य सलाहकार बन जाता है। 17वीं सदी में ऐसा होना ये दिखाता है कि दुनिया अब कितनी तेजी से वैश्विक हो रही थी। विल एडम्स या हसन अल वजान की कहानियां सिर्फ यात्रा वृत्तांत नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और विशेषज्ञता अब किसी एक भूगोल या धर्म तक सीमित नहीं रह गए थे। सामंतवाद का वो संकीर्ण युग जहां लोग अपने गांव से बाहर निकले बिना अपना पूरा जीवन बिता देते थे, वो युग अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये कहानी है कि कैसे रोमन साम्राज्य के पतन के बाद एक खालीपन को भरने के लिए सामंतवाद का उदय हुआ। समाज को काम के आधार पर 3 कठोर वर्गों में बांटा गया: प्रार्थना करने वाले, युद्ध करने वाले और खेत जोतने वाले। फिर 11वीं सदी में कृषि तकनीक ने दस्तक दी, पैदावार बढ़ी और नए नगरों ने जन्म लिया, जिसने सामंती बंधनों को ढीला कर दिया। और अंततः मौसम की मार और ब्लैक डेथ जैसी महामारियों ने पुरानी व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया, जिससे आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों और वैश्विक खोजों के लिए एक नया रास्ता खुला। इतिहास का ये अध्याय हमें बहुत स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था, चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों न हो, नई तकनीक और प्राकृतिक आपदाओं के सामने टिक नहीं सकती। बदलाव तो अपरिहार्य है। बिल्कुल सही कहा। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक और पहलू पर नजर डालते हैं, जिस पर हमने अक्सर सीधे तौर पर बात नहीं की है। जब समाज में कोई मजबूत केंद्रीय सरकार या सिविल रजिस्ट्री नहीं थी, तो जन्म, विवाह और मृत्यु का डेटा किसके पास था? वो सारे दस्तावेज तो उस वक्त सिर्फ चर्च के पास दर्ज होते थे। आज के डेटा युग के नजरिए से इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प है। वो सिर्फ एक धार्मिक संस्था नहीं था, वो मानव जीवन का पहला डेटा सेंटर था। ये तुलना बहुत सटीक है। जब समाज में जानकारी और डेटा का एकाधिकार किसी एक ही संस्था के पास हो, तो वो संस्था लोगों की जिंदगी, उनके डर और उनकी आस्थाओं को किस हद तक नियंत्रित कर सकती है। इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और राजाओं का नहीं है, बल्कि इस बात का भी है कि समाज का रिकॉर्ड कौन रखता है। जो डेटा को नियंत्रित करता है, वही उस दौर की सच्चाई को भी नियंत्रित करता है। एक ऐसा विचार जो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और इतिहास के इन पन्नों में अपनी आज की दुनिया के सुराग खोजते रहिए।